हाँ जी, देखो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 3, वो है केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, अब हम नोबल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, अब नोबल गैसेस के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद जो हमारे चैप्टर है बेटा वो पी ब्लॉक के स्टार्ट हो जाएंगे। पी ब्लॉक में आपकी 3-4 तरह की फैमिली है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, वो है हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सभी जो एलिमेंट हैं ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में ही रहते हैं और गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। दूसरा जो हमारा नोबल गैसेस जिस ग्रुप में आता है उसको हम जीरो ग्रुप बोलते हैं या फिर ग्रुप 18 बोलते हैं। इतनी आपको आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ जी, आप लोग अपनी बुक ओपन कर सकते हो साथ साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, स्क्रीन शो नहीं हो रही, 1 मिनट रुको बेटा। अब हो गई? हाँ जी, तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आए इसमें? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, इनको हम ग्रुप 18 में इंक्लूड करते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, और दूसरा इनको हम जीरो ग्रुप बोलते हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या होता है, ये सभी गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी और इनके पास केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, ऑलमोस्ट जीरो ग्रुप में आ रहे हैं। इनका जीरो ग्रुप नाम ही इसीलिए दिया हुआ है, इनको इनर्ट गैस भी हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, ये केमिकली क्या होती है, इनर्ट होती है, मतलब केमिकल रिएक्टिविटी शो नहीं करती। पर जैसे जैसे बेटा एडवांस केमिस्ट्री की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमने ये देखा कि इन गैसेस में से जो आपकी जीनॉन और क्रिप्टॉन है, जीनॉन और जो क्रिप्टॉन है वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन। कुछ हम कंडीशन अप्लाई करते हैं तो वो क्या बना लेती हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। उसके बाद आ जाती है इनकी अक्रेंस। अक्रेंस ऑफ नोबल गैसेस में मतलब ये एटमॉस्फेयर में कहाँ कितनी माइनर कंस्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, इनका क्या क्या एग्जिस्टेंस है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो नोबल गैसेस हैं वो बहुत माइनर कंस्टिट्यूएंट की फॉर्म में मिलते हैं हमने अपने एटमॉस्फेयर में। क्यों? क्योंकि इनके इनर्ट नेचर की वजह से ये हमेशा आपको अपनी क्या है, फ्री स्टेट में मिलेंगी। फ्री स्टेट का मतलब हीलियम, हीलियम की ही फॉर्म में है बेटा, He लिखोगे आप, इसको He2 नहीं लिख सकते। ठीक है, फ्री स्टेट का मतलब ये है। ऑल दीज गैसेज आर प्रेजेंट इन एटमोसफियर इन एटॉमिक स्टेट, इसको इसकी क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्टेट बोलते हैं। अब हमारे पास जो हीलियम है वो एक नेचुरल गैस है, ठीक है, जो कि कहाँ प्रोड्यूस होती है, सन के पास प्रोड्यूस होती है बाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। सन में हमारे पास क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, वहां पे इसकी फॉर्मेशन होती है हमारे पास हीलियम की। हीलियम को हम नेचुरल गैस बोलते हैं। ठीक है, इसकी एक्सटेंट जो है वो है 2 से लेके 7% तक। बाकी जो हमारे पास गैसेस बच गई बेटा, फॉर एग्जांपल नियोन, आर्गन, ये बहुत ही कम अमाउंट में हमें मिलती हैं। ठीक है, वाटर में हमारे पास मिल सकती है कौन कौन सी, नियोन और आर्गन। उसके बाद जो रेडॉन है वो तुम्हें सबको पता है रेडियो एक्टिव गैस है, तो कोई ना कोई रिएक्शन होगी रेडियो एक्टिव वाली तो ही ये प्रोड्यूस होती है, नहीं तो ये नेचुरली हमें एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेंगी। उसके बाद बात आती है हमारे पास, ये जनरल सी बातें हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको पता है ये सब बातें, नोबल गैसेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस इन पीरियोडिक टेबल। तो हमारे पास जो पोजीशन है वो क्या है, हमारे पास जो हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसमें जो हमारे पास लास्ट जो ग्रुप है 18 ग्रुप, वहां पे इनकी पोजीशन होती है, इनको हम जीरो ग्रुप बोलते हैं। केमिकली इनर्टनेस होती है, जीरो वैलेंसी होती है इनकी। ठीक है, तो ये इनकी क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी पीरियोडिक टेबल में।
उसके बाद हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोबल गैसेज। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नोबल गैसेज में जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा वो आएगा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ के जितने भी हमारे पास नोबल गैसेज में एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके पास क्या है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने वैलेंस सेल में। ठीक है, इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, NH2 NP6। ठीक है, ये होगा हीलियम को छोड़ के, और हीलियम की हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2। तो हीलियम के लिए आप लिखोगे 1s2, और बाकी हमारे पास जितने भी इसमें एलिमेंट हैं वो क्या है, NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन के साथ एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP6 वाला या 1s2 वाला, ये हमारा बेटा हमने पढ़ा हुआ है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका मतलब क्या है, जो ये नोबल गैसेज होती हैं इनके पास टेंडेंसी नहीं होती कि ये गेन कर ले इलेक्ट्रॉन या फिर अपना लूज कर दे, क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर किए हुए हैं, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। तो हमारे पास देखो, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है ना? स्क्रीन शेयर हो गई? नहीं हो रही तो पेज नंबर 67 पे आपके पास इनकी कॉन्फ़िगरेशन दिखाई हुई है। तो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है हीलियम, उसका सिंबल होता है बेटा He, और एटॉमिक नंबर है 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2। उसके बाद हमारे पास नियोन है। नियोन के आपको क्या करना है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखनी है। इसमें हमारे पास 2s या 2p सब सेल आता है, उनको आप क्या कर दो, फुल्ली फील्ड कर दो, तो वो इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी नियोन की। नेक्स्ट हम आर्गन लेंगे, तो आपको 3s और 3p सेल लेनी है, वो आपको फुल्ली फील्ड दिखानी है। उसके बाद हमारे पास आता है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन में आपकी 4th शेल आ जाएगी, तो 4s और 4p को आप फुल्ली फील्ड दिखा दोगे। ठीक है, जीनोन है ये, जीनोन क्रिप्टॉन। फिर उसके बाद क्रिप्टॉन आएगा, उसमें आप 5s और 5p दिखा दोगे, और लास्ट आपका रेडॉन है। आपकी बुक में क्रिप्टॉन 2 बार दिया हुआ है, तो 2 बार नहीं लिखना है आपको। जो आपका आर्गन के बाद आता है वो आएगा क्रिप्टॉन, फिर आता है आपका जीनोन। ठीक है, तो क्रिप्टॉन में 4th सेल आती है, और जीनोन में आपकी 5th सेल आती है, और रेडॉन में आपकी 6th सेल आ जाएगी, जो कि क्या है, आपकी फुल्ली फील्ड है। समझ में आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हाँ जी, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस में हमारे पास जो नोबल गैसेज हैं वो सारी मोनो एटॉमिक होती हैं। मोनो एटॉमिक का मतलब वही है बेटा, ये अपनी एटॉमिक स्टेट में लाई करती हैं, कलरलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो मोनो एटॉमिक स्टेट होती है इन गैसेज की, वो क्यों होती है, क्योंकि इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये कंबाइंड नहीं करती हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। जो मोनो एटॉमिक गैसेज होती हैं उनको हम कंफर्म कहाँ से करते हैं कि ये मोनो एटॉमिक गैस हैं, तो उनके लिए हम एक वैल्यू निकालते बेटा Cp और Cv की। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, और मोलर हीट कैपेसिटी 2 तरह की होती है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cp/Cv की वैल्यू जब हमने देखी तो वो इक्वल आती है किसके, 1.66 के। Cp/Cv की वैल्यू इक्वल आए जब 1.66 के, तो ये जो वैल्यू होती है ये किनके लिए होती है, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, Cp/Cv क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। जब P है तो एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जब हमने इनकी वैल्यू देखी Cp/Cv की, तो वो इक्वल टू है किसके, 1.66 के। इसका मतलब ये क्या है, मोनो एटॉमिक गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो एग्जिस्टेंस समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करेंगे इनके एटॉमिक रेडियाई की। हाँ जी, मोलर हीट कैपेसिटी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री से उठाई हुई है बेटा। Cp और Cv की वैल्यू, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है,
इनहेरेंटेंस जो हीट होती है किसी भी एटम में, तो आपकी जो ये एलिमेंटल स्टेट है इनके पास अपनी इनहेरेंट मतलब अपनी छुपी हुई जो हीट है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, इनऑर्गेनिक से रिलेटेड नहीं है, ये फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, ये वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती हैं। अभी हम मोनो एटॉमिक के लिए Cp/Cv की वैल्यू ले रहे हैं 1.66, इसी तरह से डाई एटॉमिक की भी होती है, ट्राई एटॉमिक की भी होती है। समझ में आ गया? उसके बाद है बेटा आपके पास एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई में हम क्या करेंगे, जो हमारी नोबल गैसेज हैं उनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो कोरस्पॉन्डिंग होती है किसके, वंडरवाल रेडियाई के। तो हमने वंडरवाल रेडियाई पढ़ी हुई है, तो हम ये बोलेंगे कि जैसे जैसे हम डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास जो वंडरवाल रेडियाई है वो इंक्रीज होती है। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल्स। क्या होती जा रही है, नई सेल ऐड होती जा रही है, तो आपकी वंडरवाल रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। समझ में आ गया? जो हमारी, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई तो लिखना है, पर आपको एक्सप्लेन किसके बेसिस पे करना है, वंडरवाल रेडियाई के बेसिस पे करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी सबको पता है, इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है जैसे जैसे आपका क्या होता जाता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। ठीक है, ये हमारी आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहले तो होती क्या है, सब बच्चों को पता है। क्या होता है, जब हम कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हमारे पास यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैसेस का, तो नोबल गैसेस की कोई टेंडेंसी नहीं होती कि वो एक्सेप्ट करे एडिशनल इलेक्ट्रॉन को, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जीरो होती है। ये क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है नोबल गैसेस की वो क्या होती है, जीरो होती है, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत हाई होती है। दोनों बातें समझ में आ गई? हाँ जी, देखो अब नेक्स्ट देखो, अब आपके पास फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है बेटा वो है हमारी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है नोबल गैसेस का वो बहुत लो होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर सब्सटेंसेज ऑफ कंपेरेबल एटॉमिक और मोलिकुलर मासेज। यदि हम इनके एटॉमिक और मोलिकुलर मासेज के रिगार्डिंग सेम सब्सटेंस ले ले तो हमने ये देखा कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है इनका भी इतना ही एटॉमिक और मोलिकुलर मास है जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमें इंडिकेशन मिल रही है कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस काम नहीं करती जो कि इनको होल्ड किए होते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्सेस काम कर रही हैं वो कौन सी फोर्स काम कर रही है, वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं यहाँ पे नोबल गैसेस में। तो जो वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं उनकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वंडरवाल फोर्सेस जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक साइज ऑफ द एटम। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन। पहले हमने जनरल बात कर ली कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वैसे तो नोबल गैसेस का लो होता है यदि हम इसके कंपेरेबल कोई सब्सटेंस देखें जिनका एटॉमिक मोलिकुलर मास इनसे मैच करता है। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करती। कौन सी फोर्सेज काम करती हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेज काम करती हैं। ये इसका रीजन हो गया लो मेल्टिंग पॉइंट का। अब हम यदि टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो वंडरवाल फोर्सेज जो होती है वो इंक्रीज होती है। इंक्रीज किस वजह से होती है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है आपका। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन। समझ में आ गया फिफ्थ पॉइंट? फिफ्थ पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ जी, सिक्स्थ पॉइंट है आपका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन का मतलब क्या है, यदि आप इनको लिक्विफाई करना चाहो तो ये जो नोबल गैसेस होती हैं ये इजीली लिक्विफाई नहीं होती। ठीक है, लिक्विफाइड गैस क्या होती हैं, जो कंप्रेस करके
हाई प्रेशर पे और लो वॉल्यूम पे सिलेंडर में फिल की जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड गैस। तो नोबल गैसेस को इजीली लिक्विफाइड नहीं किया जाता। इसका रीजन भी क्या होगा कि यहाँ पे वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, इसकी वजह से हम इनको इजीली लिक्विफाई नहीं कर पाते। और अब आप दूसरा रीजन बताओगे कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, तो वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज होती हैं, तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी डाउन द ग्रुप फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ गया 6th पॉइंट? हाँ जी, 7th पॉइंट है हमारा सोल्यूबिलिटी इन वाटर। जो नोबल गैसेस होती हैं वो स्लाइटली सोल्यूबल होती हैं वाटर में, और जो सोल्यूबिलिटी होती है इन जनरल इंक्रीज होती है फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन। ठीक है, स्लाइटली सोल्यूबल होती है। इसके पीछे रीजन क्या है? जो सोल्यूबिलिटी होती है नोबल गैसेस की वाटर में, वो कौन सी अट्रैक्शन की वजह से होती है? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन काम करती है यहाँ पे। जो वाटर होता है बेटा वो आपका पोलर मॉलिक्यूल है। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? हाँ हाँ जी, तो जो वाटर है वो आपका पोलर मॉलिक्यूल है, और जो भी आप गैस यहाँ पे डिसॉल्व करना चाहोगे वाटर में, वो क्या है बेटा? ना तो पोलर है ना नॉन पोलर है। ठीक है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो मेंटेन किए होते हैं, पर जैसे ही पोलर मॉलिक्यूल आएगा उसके पास, तो वो क्या करेगा? उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा। डिस्टॉर्शन के बाद वहां पे एक अलग सी फोर्सेस इंड्यूस हो जाती हैं, उसकी वजह से हम इनको बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल यहाँ पे आके इसकी शेप को क्या कर देती है? चेंज कर देती है। उसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं? स्लाइटली सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर में। समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा है बेटा जो नेक्स्ट आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है जनरल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें हमारे पास क्या है? जो नोबल गैसेस होती हैं वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती। इनकी इनर्टनेस के लिए ये क्वेश्चन भी आता है, कौन कौन से रीजन है? तो सबसे पहला रीजन जो है, जो नोबल गैसेस होती हैं वो कंप्लीटली फील्ड होती हैं। उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो कि क्या है? NS2 NP6। जो नोबल गैसेस होती है, दूसरा रीजन क्या है यहाँ पे? दूसरा रीजन है जो नोबल गैसेस होती है उनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तीसरा रीजन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है नोबल गैसेस की वो ऑलमोस्ट क्या होती है? जीरो होती है। जीरो होने की वजह से दे हैव नेवर टेंडेंसी टू गेन और लूज एनी इलेक्ट्रॉन एंड डू नॉट एंटर इनटू द केमिकल कॉम्बिनेशन। किसी तरह की केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं दिखाती। पर हमारे पास जो जिनोन और क्रिप्टॉन है वो क्या कर लेते हैं बेटा? पर्टिकुलरली क्या कर लेते हैं? कुछ एक रिएक्शन शो करते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे जिनोन और क्रिप्टॉन के कुछ कंपाउंड्स, केमिकल प्रॉपर्टी जो इसकी आएंगी उसमें जिनोन और क्रिप्टॉन क्या होते हैं? वो आपका क्या करते हैं? केमिकल रिएक्टिविटी शो करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन। इतनी बात समझ में आ गई फिजिकल प्रॉपर्टी तक? तो नीचे आपके 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप लोग देखना, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अब हमारे पास नेक्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस। तो केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा। तो हमारे पास पहले तो हम यही रीजन देंगे कि ये केमिकल रिएक्टिविटी शो क्यों नहीं करते। बार बार में वही रीजन है, 3 रीजन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? जीरो होती है। समझ में आ गया? पर हमारे पास क्या है, जब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में जाते हैं तो हमारे पास एक साइंटिस्ट आए बेलार्टे, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया केमिस्ट्री किसकी? PTF6 प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड, जो कि एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको कंबाइन करवाया बेटा उसने मोलिकुलर ऑक्सीजन के साथ, और उसने एक आयनिक कंपाउंड बनाया। क्या बोला मैंने? बार्टले ने क्या किया? इन्वेस्टिगेशन की किसकी? PTF6। PTF6 का नाम है प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो कंबाइन कर जाता है बेटा मोलिकुलर ऑक्सीजन के साथ और एक आयनिक कंपाउंड बनाता है यहाँ पे। ठीक है, जो कि येलो कलर का होता है। जब आपने ये रिएक्शन देखी तो आपने देखा
कि यहाँ पे जो PTF6 है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है मोलिकुलर ऑक्सीजन को O2 को, किसमें, O2 पॉजिटिव में। ऑक्सीडेशन हो गई, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया ये। तो इन्होंने ये कहा कि जिस तरह से ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया, यदि हम ऑक्सीजन और जिनोन देखते हैं तो उनकी कुछ एक प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। तो यदि इस मैनर में हम चले तो PTF6 की रिएक्शन यदि हम क्या करवाएं, जिनोन के साथ करवाएं, तो भी आपका क्या बन जाएगा, एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो गया। ठीक है, बेलार्टे ने पहले डिस्कवरी किसकी की थी, PTF6 की मोलिकुलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, तो वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ऑक्सीडाइज करवा रहा है बेटा ऑक्सीजन को। ठीक है, यही सेम उसने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट अप्लाई किया किस पे, जिनोन पे। तो जिनोन की रिएक्शन जब PTF6 के साथ करवाई तो यहाँ पे भी एक आयनिक कंपाउंड बना जिसको हमने नाम दिया जिनोन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट 5। ठीक है, ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है 5, जो कि क्या था, ऑरेंज कलर का था। अब यहाँ पे एक नोबल गैसेस ने क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया। ये फर्स्ट कंपाउंड था आपका जो कि नोबल गैसेस में जिनोन ने बनाया। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि फर्स्ट कंपाउंड आपका कौन सा था। अब जब इसकी डिस्कवरी हो गई बेटा, तो बाकी साइंटिस्ट ने भी ये सोचा कि इस तरह से यदि कंपाउंड बन रहे हैं तो हम भी इसमें क्यों ना अलग अलग तरह के कंपाउंड बना के देखें। तो अब उन्होंने क्या किया, बाकी साइंटिस्ट ने इन कंपाउंड पे काम करना शुरू किया। तो डिफरेंट टाइप के आपके पास कंपाउंड फॉर्म हुए। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास जो कंपाउंड आया वो था जिनोन डाइफ्लोराइड, जिसको हम XeF2 से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में आए जिनोन टेट्राफ्लोराइड एंड जिनोन ऑक्सीडाइफ्लोराइड। ठीक है, अब आपके +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा जिनोन हेक्साफ्लोराइड, जिनोन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड, जिनोन डाइऑक्सीडाइफ्लोराइड। ठीक है, उसके बाद +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास आए जिनोन ऑक्टाऑक्साइड, जिनोन ऑक्टाफ्लोराइड और जिनोन टेट्राऑक्साइड। ठीक है, तो आपको पहले तो इनके नाम याद करने हैं सबको। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आपके पास एक है, +4 वाले 2 हैं और +6 वाले 3 हैं और +8 वाले भी 3 हैं। ठीक है, अब इनकी नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक दिया हुआ है वो है बेटा इनकी लेट डिस्कवरी क्यों हुई। और यहाँ पे आपके पास दूसरा क्वेश्चन जो बन जाता है, व्हाई डू मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इन्वॉल्व जिनोन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो लेट डिस्कवरी का रीजन यही है कि हमारे पास नोबल गैसेस तो थी, पर वो जिनके साथ कंपाउंड बनाए उसमें हमारे पास जो फ्लोरीन है बेटा, उसकी जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वो जो अवेलेबल होना चाहिए वो गुड क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल नहीं था। दूसरा, यदि आप फ्लोरीन यूज करते हो तो वहां पे आपको रेजिस्टेंट ग्रीस की जरूरत होती है, वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं था। दूसरा, फ्लोरीन गैस को यदि हम हैंडल करते हैं तो हमें कोई ना कोई इनर्ट मटेरियल चाहिए जो कि फ्लोरीन के साथ रिएक्ट ना करे, तो वो भी अवेलेबल नहीं था। दूसरा बेटा, नॉन अवेलेबिलिटी किसकी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस भी इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो जाती कि हम उसके ऊपर क्या कर सके, काम कर सके। तो लेट डिस्कवरी के रीजन तो थे ये। ठीक है, समझ में आ गए? हाँ जी, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कि हमारे पास जिनोन के फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही कॉम्प्लेक्स क्यों बने। तो यहाँ पे क्या है बेटा, जिनोन और क्रिप्टॉन जो होते हैं उनकी ही थोड़ी बहुत टेंडेंसी होती है कि वो क्या कर सके, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सके या फिर गेन कर ले। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने की टेंडेंसी होती है वो मेनली हम किसके बेसिस पे करते हैं, रीड, आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने ये देखा कि जो जिनोन है उसकी मैक्सिमम टेंडेंसी है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने की और लार्ज नंबर में कंपाउंड बनाने की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रिप्टॉन। ठीक है, तो हमारे पास जो रीजन है दूसरा रीजन ये है कि हमारे पास जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं
तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो आप लोग बताओगे इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? बताओ। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, कौन से ग्रुप की होती है? 17th ग्रुप की, फ्लोरीन की। ठीक है, तो यही रीजन हो जाएगा बेटा हमारे पास कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास 17th जो फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें हमारे पास जो फ्लोरीन है उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। और जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारे पास जो 18th ग्रुप है वहां पे हमारे पास 18th ग्रुप के जो एलिमेंट है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, सबसे हाई होती है। हाई होने की वजह से वो क्या करेंगे, जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे क्या है, हाई है, उनके साथ क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो आप क्या कह सकते हो कि जिनोन सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है, बाकी के साथ नहीं बनाएगा। रीजन है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन एंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिनोन। समझ में आ गया? ये रीजन समझ में आ गया? हाँ जी। अब हमारे पास नेक्स्ट है कंपाउंड ऑफ जिनोन। कंपाउंड ऑफ जिनोन में हमारे पास फर्स्ट है जिनोन डाइफ्लोराइड XeF2। ठीक है, ये हम कल करेंगे। ठीक है, आज आपकी जनरल प्रॉपर्टीज थी, इसको पढ़ लेना बेटा अच्छे से।